एक प्राइवेट डॉक्टर जितना अनसेफ है आज के टाइम पे, गवर्नमेंट डॉक्टर भी उतना ही अनसेफ है, बल्कि मैं आपको सच्चाई बताऊँ, कहीं न कहीं उससे ज़्यादा अनसेफ है, क्योंकि वो तो बाउंड है बेचारा। उसके ऊपर तो पॉलिटिकल भी 2 मिनट में जो है प्रेशर आ जाएगा। प्राइवेट बंदा कम से कम प्राइवेट एक डॉक्टर को, प्रैक्टिशनर को कोई एमएलए, एमपी तो नहीं बो फ़ोन करके बोल सकता ना, भई उसकी अपनी फैसिलिटी है, उसने क्रिएट कर रखी है वो कि जो भी बंदा आपके पास ओपीडी में आ रहा है ना, सबसे पहले आप ये देख रहे हो कि भई कहीं ये जाते-जाते थप्पड़ तो नहीं मार जाएगा। कि आपके यहाँ पे जो नर्सिंग काडर है, क्या वो उसकी पूर्ति टाइम पे की जा रही है? क्या ग्रुप डी स्टाफ, बेयरर्स टाइम पे लगाए जा रहे हैं? क्या लैब टेक्नीशियंस की जहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे लगातार जो है आप, चाहे आप एचकेआरएन के माध्यम से करें या रेगुलर करें, क्या आप वहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं? आप मेडिकल नेग्लिजेंस एक ऐसा टॉपिक है कि आपके पास मान लीजिए मरीज़ आता है, 1 घंटे या आधा घंटा तक वो मरीज़ रुका, उस बीच में नेग्लिजेंस होने के चांसेस कई स्तर पर होते हैं। पेशेंट बाहर एम्बुलेंस में है, अंदर एक इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर अंदर बैठा है, लाना है उसको, क्या पता आपके पास पर्याप्त स्ट्रेचर ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है और आपको हमने एक ज़रूरी मुद्दे के लिए बुलाया है। जैसे कि हमारी पॉडकास्ट पे सीरीज चल रही है कि जो धरती के भगवान हैं, यानी कि जो जीवन की रक्षा करते हैं, वो आज खतरे में हैं। उनको धमकियां मिल रही हैं, अननोन कॉलर्स, उनको मैं नहीं जानता कौन है उन कॉलर्स के पीछे, ऑब्वियसली एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके पीछे। तो वो उनको धमकियां दे रहे हैं, जिसके कारण परेशान है वो। कुछ प्रोफेशन तक छोड़ चुके हैं और कुछ विदेश जाने की प्लानिंग में हैं। इस बारे में आपका क्या कहना, क्या क्योंकि अभी आप एमबीबीएस आपकी कंप्लीट हुई है, इंटर्नशिप भी कंप्लीट होने वाली है, तो आप उस दुनिया में बस कदम रखने वाले हो? अभी आपको पता होगा कि पिछले साल अगस्त के अंदर पूरे के पूरे देश में अगस्त सितंबर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के हादसे के हाँ, बाद में कलकत्ता वाला तो बड़ा सीरियस मुद्दा था। कुछ दिन तक लगभग अगस्त तो लगभग पूरा ही चला गया था उसमें, पूरे हाँ। के पूरे देश के अंदर एक जो है उबाल था। रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्राइमरली वहाँ से शुरुआत हुई थी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था वो कोलकाता में। धीरे-धीरे उसमें सारी की सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी, सीनियर डॉक्टर्स तक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सब के सब एकत्रित हो गए थे और एक ही डिमांड थी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, सेफ्टी के मुद्दे पे ध्यान दिया जाए। भगत सिंह जी, एजिटेशन था ना, वो कहीं न कहीं इतने सालों से दुखी हो रही इस कम्युनिटी का गुस्सा था, जो कि एक नेशन वाइड एजिटेशन के तौर पे सर्विसेज़ हैम्पर हुई, एम्स भी बंद हो गया था, दिल्ली के तमाम अस्पताल बंद थे, पूरे के पूरे देश में एक ही मैटर था कि डॉक्टर्स की सेफ्टी। लेकिन इतने बड़े एजिटेशन के बावजूद भी आज मैं और आप फिर उसी मुद्दे पर बैठ के बात कर रहे हैं। मैं तो रोहतक पीजीआई का देखता हूँ। रोहतक पीजीआईएमएस, पोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक, एक ऐसा संस्थान है जिसने ना सिर्फ रोहतक को, आसपास के कई जिलों के लोगों को जीवन दान दिया। हर रोज जीवन दान देते हैं। 6 से 7 हज़ार की डेली की ओपीडी है। कितनी सारी सर्जरीज होती हैं और सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स को जिस तरीके से पेशेंट्स का, उनके तीमारदारों का, अटेंडेंट का जिस तरह से तू तड़ाक डेली बेसिस पे है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो चाहे डॉक्टर हो, तू तड़ाक बदतमीजी से बात करना, ये बहुत कॉमन है। ये तो मैं आउटसाइडर होके कह रहा हूँ, आप तो इनसाइडर हैं। अपना एक्सपीरियंस बताइए। एमबीबीएस आपने रोहतक पीजीआई से आप कंप्लीट की है, क्या है इसकी सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई यही है जो आप कह रहे हो, और मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा भयावह रूप है सच्चाई का। सुबह जब आप बैठ के देखते हो, मैं मेरे ख्याल से इस सीरीज़ का दूसरा पॉडकास्ट आपने वशिष्ठ जी के साथ किया था, तो मैंने वो दोनों पॉडकास्ट ही जी। सुने थे। इसमें उन्होंने भी बड़ी अच्छी एक बात कही थी कि आज के टाइम पे सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि जो भी बंदा आपके पास ओपीडी में आ रहा है ना, सबसे पहले आप ये देख रहे हो कि भाई कहीं ये जाते-जाते थप्पड़ तो नहीं मार जाएगा, कहीं ये बदतमीज़ी तो नहीं कर जाएगा। और तू तड़ाक तो आप जो है सत सिंह जी बहुत छोटी बात कर रहे हो। आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि आप जब जो है उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखते हो ना मरीज की, तो वो ये तक भी बता जज कर देता है 2 मिनट के अंदर, भाई खांसी वाली नहीं लिखी इसमें, मसड़ने वाली नहीं लिखी, वो भी लिख दे। और एक जो डॉक्टर का ये जो पक्ष होता था ना पहले कि भाई काउंसल करना, आपको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, कहीं न कहीं उससे एक बहुत बड़ा शिफ्ट होके खासकर गवर्नमेंट फैसिलिटी को लोग एक दवाइयों की जो है दुकान समझने लग गए। देखो डॉक्टर साहब, दोनों बातें हैं, क्योंकि हम तो समाज में रहते हैं और मेरा गांव भी पास में ही है। तो सबसे ज़्यादा मरीज पीजीआई में गांव का आता है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट एक्सपेंसिव मेडिसिन को। तो उनके लिए जीवन दान सरकारी अस्पताल है, और सरकारी अस्पताल में भी सबकी प्रेफरेंस है खांसी हो जाए पीजीआई रोहतक में जाएंगे।
सबसे पहले वहीं जाएँगे और पीजीआई सबका ख्याल रखता है। बिल्कुल, पीजीआई रोहतक सबका ख्याल रखता है और ऐसी बात नहीं है डॉक्टर्स को लोग कहते हैं कि हम सब जगह धक्के खाए आए, लुट-पिट आए, आखिर में हमारा इलाज किया रोहतक पीजीआईएमएस के डॉक्टर्स ने। तो रोहतक पीजीआईएमएस के डॉक्टर्स को सैल्यूट है, ऐसे मेहनती, ऐसे डेडिकेटेड, ऐसे मतलब मैं ये कहता हूँ कि आपके संस्थान के जो डॉक्टर्स हैं, जिनको आपके नहीं हमारे संस्थान के डॉक्टर्स हैं, लाजवाब हैं। आपके तो टीचर्स रहे होंगे, आपसे उनके जो रिटायर्ड हो चुके होंगे, इस लेगेसी के बारे में थोड़ा-सा मैं जानना देखिए चाहूँगा? पीजीआईएमएस जो है ना, कहीं न कहीं आप जो ये बात कह रहे हो, एक होप है कि भई कहीं से भी बिगड़ा हुआ, कहीं से भी आपका पेशेंट जो है, आप तमाम जो है मेदांता फोर्टिस जा चुके हो। ऐसे-ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो इनका एक लास्ट होप है पीजीआईएमएस। अब आप उसमें पेशेंट की इकोनॉमिक सिचुएशन का भी रीज़न दे सकते हो, एक ट्रस्ट का भी रीज़न दे सकते हो। फैकल्टी है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत सारी फैकल्टी नेशनल लेवल पे रेप्यूटेड है, बहुत अच्छी-अच्छी नेशनल लेवल पे जो किताबें बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो हमारे टीचर्स के द्वारा लिखी हुई हैं। तो पीजीआईएमएस का एकेडमिया, पीजीआईएमएस की क्लिनिकल क्वालिटी, पीजीआईएमएस के डॉक्टर्स का जो एक आप अगर ये बात करो ना कि ये किस दर्जे का डॉक्टर है, तो उन चीज़ों पे कभी आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज़ है बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है सत सिंह जी, एक डॉक्टर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्लीट हेल्थ केयर पैकेज डिलीवर नहीं कर सकता। आपको इक्विपमेंट्स भी चाहिए, आपको हुँ। क्राउड कंट्रोल भी चाहिए, आपको वहाँ पे पेशेंट्स को रेगुलेट भी करना पड़ेगा। अब वो टिक्का डॉक्टर ने लिख दिया, वो टिक्का टाइम से लगाने के लिए वहाँ पे सब स्टाफ भी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ भी चाहिए, ग्रुप डी भी चाहिए। सरकार जब तक इन सारे जो है पहलुओं पे इक्वली ध्यान नहीं देगी, तब तक आप उस पेशेंट को प्योरली सैटिस्फाई नहीं कर सकते। तो मैं यही रीज़न है। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब इसमें 2 मेरे ज़रूरी सवाल हैं। जहाँ हमने डॉक्टर्स पीजीआईएमएस रोहतक की तारीफ़ की, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो वहाँ से वीआरएस लेकर के और उन्होंने अपना प्राइवेट क्लिनिक शुरू कर लिया है। क्योंकि उनको कहीं न कहीं पीजीआई में शायद वो कॉम्पिटेंट थे, उनको या तो इंटरनल पॉलिटिक्स के शिकार हुए या उनकी कॉम्पिटेंस को वो ऑनर नहीं मिला। बहुत जगह खाली हो गई है। अच्छे डॉक्टर्स की पीजीआई में कमी भी बहुत हो गई है। आज से 20 साल पहले पीजीआई में डॉक्टर्स एक बार भर्ती हो गए तो रिटायरमेंट होके ही निकलते थे। लेकिन अब शायद कुछ साल की सर्विस के बाद आगे जा इसका क्या कारण देखते हैं आप? इसका सबसे बड़ा कारण मैं यही मानता हूँ, जैसे आपने जो है वीआरएस की बात करी, तो हमारे कुछ दिन पहले ही एक जो है बहुत प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने लिया था वीआरएस और मैं उनकी स्पीच जो थी, उनकी फेयरवेल स्पीच उनके डिपार्टमेंट ने दी, तो वो फेयरवेल स्पीच बहुत लंबी और बहुत मतलब स्पष्ट थी। उन्होंने उसमें फॉर्मेलिटी नहीं की, उन्होंने साफ बात बताई जो कारण उनको लगा और मोटे तौर पे जो मैं 2-3 बातें गिनवाना चाहूँ, इंटरनल पॉलिटिक्स की उन्होंने वहाँ पे बात करी थी। एक इंडिपेंडेंस नहीं मिलना, एक हेड जो चीज़ एक्सपेक्ट करता है, वो पॉइंट उन्होंने रखा और कहीं न कहीं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म्स का नहीं होना कि भई एक लाल फीताशाही आप कहना चाहो, एक रेड टेपिज़्म कि भई फाइलें चल रही हैं, एंड रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा। क्योंकि जैसे-जैसे आप ऊपर जाते हो, मान लें हेड के स्तर पर आप चले जाते हो जब या फिर उससे ऊपर जाते हो, तो शायद आपके एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी बहुत सारे आ जाते हैं, एक क्लिनिशियन से हट के। तो उनमें फिर ये बात देखी जाती है, भई मान लीजिए कोई हेड है अपने डिपार्टमेंट में, कोई बहुत अच्छी चीज़ लागू करना चाह रहा है, पर वो कहीं न कहीं शायद वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट या सरकार के स्तर से नहीं मिल पा रहा। तो हुँ। वो फ्रस्ट्रेशन धीरे-धीरे एक्यूमुलेट हो पाती है, क्योंकि एक उस स्तर पे जाने के बाद हर बंदा सोचता है कि मैं जो मुझे ठीक लगता है, मैं अपने तरीके से कुछ सकारात्मक चेंजेस करूँ। हुँ। एचओडी के स्तर पे जाने के बाद एटलीस्ट हर बंदा ये चाहता है। इंटरनल पॉलिटिक्स एक कारण बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब आप एक बात देखिए ना, जैसे मैं थोड़ा-सा एक इससे जी, जो है लाइन से हट के एक बात कहना चाहूँगा। पीजीआईएमएस एक यूनिवर्सिटी, हेल्थ यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी। जी। आज के टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी जो है, वो हुँ। कितना क्वेश्चनेबल चीज़ है। तो बेशक आप एमडीयू में आप ऑटोनॉमी की बात करोगे, तो आप ज़्यादा एक एजुकेशन ओरिएंटेड चीज़ों में चले जाओगे। वहीं हेल्थ यूनिवर्सिटी में ऑटोनॉमी की बात करोगे, तो शायद फिर वो चीज़ें वहाँ भी बात तो आएगी कि भई ऑटोनॉमी जो धीरे-धीरे कम की जा रही है यूनिवर्सिटीज़ की, एक मतलब नीति के तहत, तो वो बात वहाँ भी झलकेगी। तो वो बात क्या उनको फ़ील नहीं होगी कि भई हम एक अपना पूरा जीवन लगा के इस स्तर तक आए हैं और फिर जो है कुछ मान लीजिए ब्यूरोक्रेट्स हों या पॉलिटिशियंस हों, जब उन्हीं ने सब चीज़ें करनी हैं, तो उनको भी फ़ील होता होगा कि वी आर बीइंग सेट असाइड। डॉक्टर साहब इसमें एक सवाल और है पीजीआईएमएस हरियाणा का टर्शरी केयर सबसे बड़ा टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट है और जो कि जैसे हमने बातचीत की कि इतने लोगों की सेवा करता है लेकिन मेडिकल मोड पे भरमार है मशरूमिंग है इतने सारे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं वो भी फुल हैं
पीजीआई भी फुल है, फुल है। तो ऐसा ये भी नहीं ये है कि क्या PGI नंबर ऑफ पेशेंट्स ज्यादा है, ये हो क्या रहा है? मुझे लगता है कि इस चीज़ का ना सेंट्रलाइजेशन थोड़ा-सा इसलिए भी है, क्योंकि जो पेरिफेरल हेल्थ केयर सिस्टम है ना, हरियाणा स्टेट का या फिर किसी भी अन्य स्टेट का, शायद से पेरिफेरल हेल्थ फैसिलिटीज़ को इतना डेवलप सरकार नहीं करती। पीएचसी, मैं एक सीएचसी। बात जो है इस पे निकालना चाहूँगा, जब बॉन्ड पॉलिसी हरियाणा सरकार में सरकार ने लागू की थी, तो मुख्य बात क्या थी सरकार की तरफ से कि हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अंडर ग्रेजुएट लेवल का एक विद्यार्थी, एमबीबीएस लेवल का सिर्फ एक विद्यार्थी, आज के टाइम पे स्पेशलिस्ट्स का जमाना, पेरिफेरल लेवल पे स्पेशलिस्ट्स की कमी है। गवर्नमेंट को वहाँ पे स्पेशलिस्ट्स लगाने चाहिए। अब स्पेशलिस्ट वहाँ जब नहीं होंगे, तो लोग कहाँ जाएंगे? उनके पास कोई रास्ता नहीं है। आपने वहां भी सेटअप क्रिएट कर रखा है, सीएचसी पे भी आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन चूंकि आपके पास मैन पावर नहीं है। रोहतक सिविल हॉस्पिटल का मैटर अभी पीछे कितना था, अल्ट्रासाउंड का मैटर था, रेडियोलॉजिस्ट वहां पे नहीं थे। बहुत सारे नागरिक संगठनों ने वो भी करी थी, भाई यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन लाओ। तो वो चीजें क्यों हो रही हैं? अब वहां पे अगर यूएसजी नहीं होगा पेशेंट का, तो वो तो मजबूर है फिर पीजीआई आने के लिए। ये तो रीजन है, इतनी ज्यादा जो क्राउडिंग हो रही है, और ये इतनी क्राउडिंग है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी इससे फ्रस्ट्रेट होते हैं, पैरामेडिक स्टाफ पे भी एक बर्डन बढ़ता है। सीट्स जो है गवर्नमेंट को जितनी बढ़ानी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे रेजिडेंट डॉक्टर्स की बढ़ानी चाहिए, और जो एंसिलियरी स्टाफ है, मैं बार बार एक बात आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ आप इस मसले को, हेल्थ केयर को डॉक्टर्स तक सीमित ना रखते हुए, जो और स्टाफ असिस्ट करता है पूरे काम के अंदर, उस पर हमें फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे जो नर्सिंग काडर है, क्या वो उसकी पूर्ति टाइम पे की जा रही है? क्या ग्रुप डी स्टाफ, बेयरर्स टाइम पे लगाए जा रहे हैं? क्या लैब टेक्नीशियंस की जहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे लगातार जो है आप, चाहे आप HKRN के माध्यम से करें या रेगुलर करें, क्या आप वहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं? इन पक्षों पे भी उतनी ही बात ज़रूरी है, रेदर देन सिर्फ डॉक्टर्स। अच्छा, एक जो डॉक्टर्स को थ्रेट आ रही है, जो हमारे 2 एपिसोड हमने किए, 3 एपिसोड किए हैं, जिनमें तीसरे एपिसोड में तो रोहतक आईएमए के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके डॉक्टर रविंदर हुड्डा जी, जो कि पीडियाट्रिशियन है, उन्होंने खुलेआम कहा कि पिछले 2 साल में 15 से 20 डॉक्टर्स को धमकी मिल चुकी है, और इस सारी बात हमने यहाँ की अथॉरिटीज के संज्ञान में ले आए हैं। और उसके बाद अथॉरिटीज करती क्या, 10 से 15 दिन उसको सिक्योरिटी देती हैं, उसके बाद कहते हैं कि भाई अब आपको कोई थ्रेट नहीं है, होगी तो फिर देखेंगे। और उनमें से बहुत सारे क्विट भी कर रहे हैं, विदेश भी जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। आप ये देखिए ना कि मतलब डॉक्टर का काम जो होता है, उसके पास मरीज आता है मरती हुई हालत में, खासकर मैं इमरजेंसी की अगर आपसे बात करूं, तो आपका पूरा फोकस तो है उस बंदे की जान बचाने के ऊपर। आप अपना, कोई ही, शायद मैं सत्सिंह जी आपको कहूंगा, शायद ही कोई ऐसा डॉक्टर होता होगा, मैं नहीं मानता, शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उस समय अपना 100% नहीं देता उस आदमी को, कि ये कैसे भी करके बस इसका जो है ना, एक बार वो सुई बस चल जाए। लेकिन जो अटेंडेंट्स हैं, उनका क्या रहता है कि भाई मतलब वो, और ये सिनेरियो हो रहे हैं और रिपीटेडली हो रहे हैं, और उनका ये रहता है कि भाई ये बंदा जो है ना, थोड़ा सा भी अगर होगा, भाई पेशेंट अल्टीमेटली तो बचाना तो भगवान के हाथ में है ना, आप तो एक सिर्फ फैसिलिटेट कर सकते हो। अब आप उसको किस सिचुएशन में लेके आ रहे हो, वो बच पाए ना बच पाए, कौन कह सकता है? नहीं भी पेशेंट रिवाइव होते, वहां पे ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जितने भी अटेंडेंट है कि मेरे ऊपर ही तो नहीं अटैक कर देंगे अभी की अभी। ये बनता जा रहा है लोगों का रवैया, ब्लेम गेम का इतना ज्यादा मतलब होता जा रहा है। वो ये नहीं देखते कि पेशेंट क्या पता क्रोनिकल था, चाहे वो 20 साल से घर पे उसकी हालत खराब थी, लेकिन अगर वो वहां पे आके कोलैप्स कर गया, तो आप मान के चलिए कि 90% चांसेस है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बिल्कुल सही है आपकी, ज्यादातर केस में डॉक्टर्स पे हमला हो रहा है, लेकिन कई बार डॉक्टर्स की तरफ से नेग्लिजेंस भी होता है, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए ऑटोप्सी ऑडिट का प्रोविजन इंडिया में तो शायद है नहीं, तो उसको सिद्ध कैसे किया जाए? देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ कि आज के टाइम पे मेडिकली जो ये फील्ड है ना, आप, मेडिकल नेग्लिजेंस एक ऐसा टॉपिक है कि आपके पास मान लीजिए मरीज आता है, 1 घंटे या आधा घंटा तक वो मरीज रुका, उस बीच में नेग्लिजेंस होने के चांसेस कई स्तर पर। पेशेंट बाहर एम्बुलेंस में है, अंदर एक इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर अंदर बैठा है, लाना है उसको, क्या पता आपके पास पर्याप्त स्ट्रेचर ही नहीं है। अब उस समय तो वो तो गोल्डन आवर है ना, वहां पे तो 2-2 मिनट, 1-1 मिनट मैटर करता है। 30 सेकंड पहले वो आ जाता तो क्या पता बच जाता, और 30 सेकंड बाद वो नहीं बच पाए। क्या पता आपके पास वो ग्रुप डी स्टाफ ही पर्याप्त नहीं है जो भाग के ले आए। क्या पता इतनी बड़ी इमरजेंसी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रुप डी स्टाफ दे रखे हो, जिनमें से एक को आपने उधर से जो है ट्रॉली लाने के लिए भेज दिया, क्या पता वहां पे कोई है ही नहीं। तो नेग्लिजेंस कहने का मेरा मतलब है कि अगर इस चीज को एक एडमिनिस्ट्रेटिव विल के तहत
एक गवर्नमेंट की विल के तहत आपको मेडिकल नेग्लिजेंस पे काम करना है, तो आपको चीज़ों को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक पॉइंट ऑफ एंट्री से लेके जी पॉइंट ऑफ डॉक्टर साहब एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना चाहता जी। हूँ, आपको अगर अच्छा ना लगे तो आप जवाब नहीं देना। जैसे हमारे देश का जो बेस्ट टैलेंट है वो मेडिकल सर्विसेज में आता है, बिल्कुल आता है। वो या तो आईआईटीएन बनते हैं या फिर अपने एमबीबीएस करते हैं। जी। तो और सबसे पहले मुंह से निकलता क्या बनेगा बच्चे को, तो डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, तो ये हमारा टॉप है। तो अब ऐसे केस में जो एडमिशन्स होते हैं वो जनरल कैटेगरी से भी होते हैं, रिजर्वेशन से भी होते हैं। एक लोगों में ना वो रहता है कि जो जनरल कैटेगरी का डॉक्टर है वो बेटर है और जो रिजर्वेशन से आया है शायद वो उतना कॉम्पिटेंट नहीं है। एमबीबीएस पूरी होने के बाद, एमएसएमडी होने के बाद क्या दोनों बराबर ही रहता है या वो फर्क रहता ही रहता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ना, इंडिया में वो एलिमिनेशन की प्रक्रिया है, सिलेक्शन की प्रक्रिया नहीं है। उनको लोग एलिमिनेट करने हैं, जो उस एलिमिनेशन से बच जाएंगे वो लोग उनको लेने हैं। अब जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, एफर्मेटिव एक्शन है, रिजर्वेशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई कर चुका है। मेरिट की जहाँ तक परिभाषा है ना, मेरिट को पीछे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत, मैं कहता हूँ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उन्होंने एक उसको डिफाइन किया था कि मेरिट को आप सिर्फ और सिर्फ मार्क्स में नहीं आंक सकते। एक बच्चे को किस तरीके की चीज़ें भविष्य में जो है उसके स्कूल लिंक से लेके, परिवार के इकोनॉमिक सिचुएशन से लेके, सोशल सिचुएशन से लेके और फाइनली आने तक सभी चीज़ें जो उसको मिली हैं और एक दूसरे बच्चे को जो मिली हैं, उन दोनों चीज़ों को आपको कंपेयर करना पड़ेगा। आप ऐसे ही किसी को नहीं कह सकते कि ये कम मेरिटोरियस है। दूसरी बात, जब आप एमबीबीएस में एंटर कर जाते हो, डे 1 से लेके फाइनल ईयर तक एमबीबीएस के 4 प्रोफेशनल ईयर्स होते हैं। किसी में कोई ऐसा तो नहीं होता कि भाई कोई रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे के लिए कम पासिंग मार्क्स हैं, या फिर कोई क्लिनिकल जो आपको जितना एक कॉम्पिटेंस होना चाहिए वो एक रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे के लिए कुछ कम मापदंड है। सबको इक्वली परफॉर्म करना पड़ता है। आगे गवर्नमेंट ये कह रही है हम जो है अभी भी हम उससे जो है सेटिस्फाइड नहीं है, हम नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट लेके आएंगे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो है ना, वो तो एमबीबीएस स्टूडेंट को रगड़ रगड़ के ऐसा बना देते हैं कि आप जो है कॉम्पिटेंस पे उसकी पे एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि काम ही इतना है, करना भी पड़ता है और सबके लिए बराबर के मापदंड हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अगर जो रोहतक पीजीआईएमएस एमबीबीएस करेगा वो रगड़ा इतना खा लेगा कि वो चमक जाएगा, वो उसका बैकग्राउंड क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, अमीर है, गरीब है, शहर से है, कौन सी कैटेगरी से है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करवाते हैं इसमें मोटी मोटी डोनेशन, क्या वो भी वही? ऐसा मैं ये मानता हूँ कि मतलब मेरा ये पर्सनल कैपेसिटी में मानना है कि जैसे हर बार क्या होता है, नीट पीजी जो परीक्षा होती है उसमें कई बार ये डिमांड लास्ट में की जाती है कि परसेंटाइल कट ऑफ 0 कर दिया जाए ताकि सबको एडमिशन मिल जाए। और वो चीज़ जो है कुछ मेडिकल एसोसिएशंस ही डिमांड करते हैं, जो है आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क बहुत बार ये डिमांड करता है कि जो नीट पीजी की कट ऑफ है, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि भाई इस कट ऑफ से नीचे जिसके नंबर होंगे उसको कहीं भी दाखिला नहीं मिलेगा, प्राइवेट में भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए 200 नंबर की परीक्षा है तो 20 नंबर तो लाने ही लाने पड़ेंगे, ये होता है शुरू में। लेकिन जब रिजल्ट आता है, काउंसलिंग होती है पहले स्तर की दूसरे स्तर की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस तो पहले सब फिल हो जाते हैं, फिर बचते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। अब प्राइवेट कॉलेजेस कहीं ना कहीं एक वो भी है कि भाई एक फीस इतनी ज़्यादा है और एक मैं मानता हूँ एक एलिमेंट ऑफ बिजनेस मॉडल होता है प्राइवेट एजुकेशन के अंदर। तो बाद में कुछ मेडिकल एसोसिएशन ही डिमांड करते हैं कि भाई इस कट ऑफ को 20 नंबर से भी 0 कर दिया जाए। और ये हर बार की चीज़ है कि 0 इसलिए कर दो ताकि जो बच गई सीटें प्राइवेट में, ऐसे भी लोग हैं जिनके 20 भी नहीं है 100-200 में से, तो वो उनको ले पाए। उनका अपना इसके लिए आर्ग्यूमेंट है कि भाई सीट वेस्ट जाएगी, एक रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं, एक डॉक्टर जो मिल सकता था समाज को वो नहीं मिल रहा। पर मेरा पर्सनल कैपेसिटी में ये मानना है कि शायद एक मिनिमम बेंचमार्क होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ कि वो सीटें भर पाए या ना भर पाए। जी डॉक्टर साहब, बॉन्ड पॉलिसी के लिए मैं मेरी आपसे अच्छी तरह तो जो मुलाकात हुई वो बॉन्ड पॉलिसी में जो ना आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया, मैं उन पत्रकारों में से हूँ। आपको याद होगा जो डे 1 आप लोग पार्क में 3-4 लोग इकट्ठा हुए और मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा इतना लंबा प्रोटेस्ट आप करने वाले हैं। आपका इंट्रोडक्शन हुआ आपसे और फिर वो तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कुछ सालों बाद बॉन्ड पॉलिसी जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया 54 डेज जैसा आपने मेंशन किए, तो क्या वो जस्टिफाइड था क्या, या आप लोगों ने उसको मिसजज कर लिया था, या अभी तक सरकार ने उस एनोमली को करेक्ट नहीं किया है? पत्रकार जी, बॉन्ड पॉलिसी तो वो है ही नहीं, वो लोन पॉलिसी है।
लोन ही है बस उसमें। अब लोन ये बात हमें भी धीरे-धीरे समझ में आ रही है क्योंकि जो सिचुएशन हम देख रहे हैं ना हाँ, कि हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज का काउंटर ऑलरेडी फुल है, जगह है नहीं कहीं पे भी, पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स उतनी नहीं बढ़ाई जा रही, जितनी बढ़नी चाहिए थी। तो अगर वास्तविक मंशा नंबर ऑफ डॉक्टर्स ही प्रोड्यूस करना है, तो आप जो है वैकेंसीज क्यों नहीं निकालते हर साल? एचसीएमएस की भर्ती हर 2 साल या 2.5 साल के इंटरवल पे ही क्यों निकलती है अगर आपके पास डॉक्टर्स नहीं है तो? दुनिया भर के लोग बैठे हैं, पास आउट हो रहे हैं। दे आर रेडी टू जॉइन गवर्नमेंट सर्विस है। कह रहा हूँ जी, मिल नहीं रही। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, इक्वली कम्पीट कर रहे हैं, बाहर से जो करके आ रहे हैं। तो सरकार आपसे पढ़ाने का पैसे लेना चाहते हैं। तो जो है मैंने उस टाइम भी हमने ये बात हाँ, बिल्कुल ये थी। रखी थी कि जो है हमने जब ऊपर जब हमारी चंडीगढ़ मीटिंग्स जब अथॉरिटीज के साथ हुई थी तो बंद कमरे की मीटिंग्स जो है जो बाहर उस तरीके से नहीं आ पाती मीडिया में, ये Obviously. क्लियर कर दिया था उन्होंने कि इफ वी आर रिकवरिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन देन व्हाट इज रॉन्ग। ये इनिशियली बातें थी, बाद में ठीक है हम अपनी बात पे अड़े रहे, चीजें चलती रही तो कुछ हद तक चीजें सॉर्ट आउट हुई थी। पर अब जैसे आपने मेरे से शुरू में एक बात पूछी थी कि बहुत सारे डॉक्टर्स की ये धारणा जो है बन रही है कि हम बाहर चले जाएंगे हाँ। करने के बाद। अब मैं इस बात को वहीं से उठाता हूँ कि उस समय हमें ये बातें क्या बोल रहे थे जो हमारे आदरणीय जो खट्टर साहब उस टाइम थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कि भाई ये बाहर भाग जाते हैं। अब ये बात सिक्योरिटी के पक्ष में आ गई ना उसी तरह से कि भाई बाहर जाने का एक रीजन ये भी है कि वो यहाँ पे सेफ फील नहीं करते, रिगार्डलेस ऑफ कि भाई वो किस सिचुएशन में काम कर रहे हैं, पे कितना है, आदमी सेफ तो जिंदा रहे, कभी तो मरीज ये तो मिनिमम है। ये तो मिनिमम minimum, तो जान पे बात आ गई जी। तो वहां भी आप कहीं ना कहीं फेलियर हो। नेशनल टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट की थी सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी जो आदरणीय पूर्व वाइस चांसलर है डॉक्टर अनीता सक्सेना वो खुद मेंबर थी और बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर्स उसमें मेंबर्स थे। उसकी रिपोर्ट्स बहुत दिन हो गए आए, किस किस पॉइंट पे कितनी कितनी बिंदुवार कार्रवाई हुई है सिक्योरिटी के मसले को लेकर। मैं आपको बता देता हूँ, प्राथमिकता नहीं है डॉक्टर्स की सेफ्टी, लैकिंग है ये चीज। आप रोहतक में एमबीबीएस आपने कंप्लीट किया, अभी इंटर्नशिप आपकी चली है, ये जो मुद्दा है कि रोहतक में डॉक्टर्स को धमकी मिल रही है, क्या आप लोगों के कान तक पहुंची? नाम नहीं लेंगे आप किसी के अभी, नहीं लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चीजें बिल्कुल आती रहती हैं। और मैं आपको बात बताता हूँ कि आप इस चीज को जॉइंटली देखिए, एक प्राइवेट डॉक्टर जितना अनसेफ है आज के टाइम पे, गवर्नमेंट डॉक्टर भी उतना ही अनसेफ है, बल्कि मैं आपको सच्चाई बताऊं कहीं ना कहीं उससे ज्यादा अनसेफ है, क्योंकि वो तो बाउंड है बेचारा, उसके ऊपर तो पॉलिटिकल भी 2 मिनट में जो है प्रेशर आ जाएगा। प्राइवेट बंदा कम से कम, प्राइवेट एक डॉक्टर को, प्रैक्टिशनर को कोई एमएलए एमपी तो नहीं फोन करके बोल सकता ना भाई, उसकी अपनी फैसिलिटी है, उसने क्रिएट कर रखी है। वो अगर आप एक लिमिट के बाद वो नहीं करेगा टॉलरेट, बट एक पीजीआई का कंसल्टेंट तो नहीं मना कर सकता। अगर एमएलए एमपी का फोन आ गया या ऊपर से किसी आईएएस का फोन आ गया तो वो तो और भी ज्यादा बाउंड है। मैं तो ये देखता हूँ कि जब कभी ओपीडी में जाते हैं दिखाने के लिए तो वहाँ ओपीडी फुल होती है, कंप्लीट, और उस समय किसी का अंदर से डॉक्टर साहब के पास फोन आता है, लाइन तोड़ करके उसको ले जाया जाता है और बाकी पेशेंट्स गाली बकरे होते हैं कि भाई हम सुबह से और पेशेंट सुबह बेचारे गांव से 6 बजे घर से चले हुए, खाना भी नहीं खाया हुआ, 10 11 12 1 बज जाता, 2 बज जाते हैं, शाम के 5 बज जाते हैं। और ये जो सिफारिशी वाली बात है जो डॉक्टर को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन करे क्या, जो आपने कहा ना, दे आर बाउंड। नहीं वो बाउंड भी हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, हर बंदे का ये एटीट्यूड भी लाइफ में नहीं होता कि भाई मुझे सिफारिश नहीं माननी। कुछ लोगों का होता है कि भाई देखिए, आप अगर चीज़ों को, हम चीज़ों को बिल्कुल आइडियल लेके नहीं चल सकते। एक डॉक्टर है वो भी इंसान ही है। हमारा समाज कितना का आइडियल है जो कि हम एक डॉक्टर से या लोग अपने नेताओं से आइडियल बनने की वो करते हैं। वो सिफारिश करवाने वाला भी तो वहीं का पार्ट है, उसको भी तो ये बात कहीं ना कहीं इक्वली उस पर लागू होती है कि भाई मेरे पीछे जो 15 लोग खड़े थे, इनमें क्या पता कोई बुजुर्ग भी होगा, कोई वो भी होगा, मैं इन 15 को लांग के आगे जा रहा हूँ तो मैं भी तो इक्वली गलत हूँ। गलत वो बंदा भी है जो उसकी सिफारिश अंदर मंगवा रहा है या भाई जो भी उसकी पर्ची पकड़ रहा है, लेकिन वो कल्चर तो वहीं से प्रमोट हो रहा है ना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो सही बात है कि गलत तो दोनों तरफ है। आपने बात शुरू की कोलकाता मेडिकल कॉलेज वाले मैटर से, जो लड़कियां हैं मेडिकल कॉलेजेस में, हमारे यहाँ की बात करें, हरियाणा के मेडिकल कॉलेज की और रोहतक मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, क्या लड़कियां यहाँ सेफ है? क्योंकि पीछे से उन्होंने भी एक इशू उठाया था कि हमारी सेफ्टी पर भी ध्यान दिया जाए। नहीं, सेफ्टी का यही जो 14 दिन की एजिटेशन 13 अगस्त से 24 अगस्त तक पीजीआई में चली थी, वो राष्ट्रीय जो मामला था, कोलकाता इंसिडेंट था, और उसके साथ ही पीजीआईएमएस कैंपस सेफ्टी के मुद्दे थे। दोनों पे ही हमने इक्वली फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद में प्रशासन ने जो है कुछ चीज़ें की भी हैं, कुछ जगह पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कुछ सीसीटीवीज किए गए हैं, लेकिन स्टिल अ लॉट इज नीडेड टू बी डन। बहुत सारी चीज़ें अभी कैंपस में जो है मतलब सुरक्षा के लिहाज से करनी ज़रूरी है।